नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान और सिंपल पेपर 2024 है और ये सिंपल पेपर नंबर 1 है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। क्लास 11th का नए सिलेबस के अनुसार जो भी नए सिंपल पेपर आ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आप इन सभी सिंपल पेपर को और आने वाले आगे के सिंपल पेपर को बड़े ही ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे सिंपल पेपर आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार एवं पोषण का रोजगार का विकल्प नहीं है। तो देखिए टिफिन सुविधा जो है वो रोजगार और पोषण से संबंधित है, कैटरिंग भी रोजगार से संबंधित है, आहार विशेषज्ञ भी नौकरी करने का और पेशा का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। लेकिन अगर क्रैंच खोलने की बात करें तो ये रोजगार का विकल्प नहीं माना जाएगा। तो क्रैंच खोलना ऑप्शन ए या फिर आप कह सकते हैं क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई प्रश्न है। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो ये 1932 में हुआ था। गौ जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना क्या कहलाता है। तो यदि जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, उनका सही तरीके से जो प्रयोग किया जाता है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है, विकल्प ग इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कार किस संसाधन का उदाहरण है। तो कार जो है वो भौतिक संसाधन का उदाहरण होगा क्योंकि इसे इंसानों ने अपने सुख सुविधाओं के लिए बनाया है। ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा बास्ट रेशा है। बास्ट रेशा मैंने आपको सिलेबस के नोट्स में बताया था कि ये सेलुलोसिक होता है। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा बास्ट रेशा है, हालांकि ये पूछा जाना चाहिए क्योंकि इस बार के लिए नया प्रश्न है और सपोर्ट मटेरियल में भी दिया गया है, सिंपल पेपर में भी दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट होगा ये। तो क जो है इसका सही उत्तर है, सेल्यूलोसिक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा मासिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु मानते हैं। यौन परिपक्वता हो जाता है ये, यौन प्रजनन करने की क्षमता यहाँ से वृद्धि होने लगती है। तो आप इसे क जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष केवल डैश से जुड़े होते हैं। तो ये हमसे जुड़े होते हैं, अपने आप से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष जो होते हैं वो अपने आप से जुड़े होते हैं। इसका ख जो है वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है बीएमआई का पूरा नाम कौन सा है। वीवीआई प्रश्न रहेगा। बीएमआई जो है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। बीएमआई को हम बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मिलान करें। तो मिलान करने वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वीवीआई रहेगा और हर एक सिंपल पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जहां पे आपको मिलान करने जैसे विकल्पों वाला प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन है, हमें इन्हीं दोनों को मिलान करना है। तो अब पहला जो है यात्रा, यात्रा में हमारा बंगाल में उगाया जाता है, यात्रा को हम बंगाल से रिलेटेड देखेंगे। और जो दोहा है, दोहा गुजरात में होता है। और दशावतार जो है, दशावतार को कर्नाटक में रखेंगे और दादोरिया जो है वो मध्य प्रदेश में जाएगा। तो ये चार ऑप्शन अर्थात आप यहाँ पे कह सकते हैं जो ख पॉइंट है इसका ये सही उत्तर होगा। ख ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित को मिलाइए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में आपको सोच और समझ को लेना है, जो हमारे बुद्धि के विकास के लिए काम करता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास में हम अपने रोना, मुस्कुराना या फिर किसी इसी प्रकार की भावनाओं को रखते हैं। भावनात्मक विकास के अंदर हमारी भावना से जुड़ा होता है। संवेदी विकास की अगर बात कर ले तो संवेदी विकास होता है जो हमारी संवेदना से जुड़ा हुआ हो, जिसमें गंध एवं सुनवाई वगैरह जो होता है ये सारी चीजें आती हैं। और डी में है व्यक्तिगत विकास। तो व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत हमारे सपने, हमारी क्षमताएं, हमारी कार्यशैली, हमारे काम करने की क्षमता इत्यादियों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे गौ जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कोरोना काल में शिक्षा ने शिक्षण अधिनियम पद्धतियों में भारी नव परिवर्तन देखा, मतलब कई प्रकार के परिवर्तनों को देखा है। साझा दस्तावेजों,
इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं आदि माध्यम से छात्र और शिक्षक के पास एक अच्छा, प्रभावी और प्रभावशाली शिक्षण सीखने का अनुभव मिला। तो डैश और डैश आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। ईमेल, पोस्टर, टीवी, गूगल क्लासरूम। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा ईमेल है, ये भी एक ऑप्शन है जिससे आधुनिक समय में, मतलब आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, चीजों को समझा जाता है, चीजों को बांटा जाता है। और इसके अलावा गूगल क्लासेज रूम जो थे, वो भी इस समय बच्चों के क्लास के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पे पहला और चौथा ऑप्शन, जो घ ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन से पारंपरिक संचार माध्यम के उदाहरण हैं? कठपुतली, वीडियो फिल्म, उपग्रह टेलीविजन, लोक रंगमंच। तो देखिए, कठपुतली का जो खेल होता है, इसके माध्यम से भी लोगों के अंदर संचार अर्थात जानकारी फैलाई जाती थी। और लोक रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कई प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों के अंदर पुराने समय में संचार माध्यम फैलाया जाता था। तो घ इसका सही ऑप्शन होगा। पहला और चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा हमें मिलता है? तो 1 ग्राम वसा में 9 kcal ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर है। 9 kcal VVI रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए हमारा क्या कहता है? मिश्रित तंतु जैसे कि टेरिकोट, टेरीवुल आदि प्राकृतिक तंतु से बने वस्त्रों से अधिक उपयोगी होते हैं, मतलब ज्यादा उपयोग होता है। और कारण में कहता है, इनमें संरचना के आधार पर वांछित गुण बढ़ जाते हैं। इनके गुणों की जो बात की जाए, इनके जो क्वालिटी की बात की जाए, तो ये बढ़ जाता है। हाँ, तो ये बात तो सही है कि अगर हम किसी भी टेरिकॉट या ट्यूबवेल या फिर प्राकृतिक तंतु से बने वस्त्रों से अधिक उपयोगी ही देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल तो लोग इन्हीं सब चीजों का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक तंतु से बने वस्तु होते हैं या वस्त्र होते हैं, वो इतने महंगे होते हैं ना कि सभी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो टेरिकॉटन या फिर आप कहिए कि रासायनिक तंतु से बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या फिर मिश्रित तंतु से बने वस्तुओं का उपयोग या वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे उत्तर पे लिखिएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सही है। और ए की सही व्याख्या यहाँ पे हो रही है कि ये वांछित गुणों को बढ़ा देता है। मतलब जो प्राकृतिक तंतु के अंदर गुण होते हैं, उनके गुणों को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है मिश्रित तंतु में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सलाह देता है। और आर जो है, वो माता का दूध शिशुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है और आसानी से अवशोषित भी होता है। देखिए, अभिकथन ए जो कह रहा है, WHO के माध्यम से भी कहा गया है कि जो 6 माह से कम के बच्चे होते हैं, जो 6 मंथ से नीचे के बच्चे होते हैं, उन्हें हमेशा माँ के दूध को ही पिलाना चाहिए। वो बच्चों के लिए काफी उपयोगी होता है। और ये WHO के अलावा डॉक्टर्स और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माताओं के दूध में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होता है जो बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और बच्चे उसे आसानी से पचा भी लेते हैं। और इसमें हमें यही कहना भी पड़ेगा इसके उत्तर में कि ए और आर दोनों सत्य है। और ए की सही व्याख्या कर रहा है कौन? आर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क जो है, यही इसका सही उत्तर होगा कि दोनों पॉइंट भी सही है और अभिकथन ए जो है, वो इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ये VVI रहेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस पूरे गद्यांश को अर्थात पैसेज को सही से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वृद्धि का संबंध आकार या परिमाण से है। किसी भी चीज के आकार में बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। जब कोई चीज बढ़ता है तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। इसको मापा भी जा सकता है, जैसे किसी बच्चे का वजन, लंबाई को मापना आदि। वहीं दूसरी तरफ हम विकास की सीधी संबंध गुणवत्ता से है। मतलब विकास जो होता है उसकी गुणवत्ता से भी संबंध है, जैसे विभिन्न अंगों का कार्य करना विकास कहलाता है। वृद्धि केवल वजन या लंबाई का बढ़ाना ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अंगों के आकार में बढ़ना भी कहलाता है। विकास गुणों से संबंध रखता है, जैसे एक बच्चा सबसे पहले सिर उठाना, फिर दाएं बाएं करवट लेना, फिर बैठना, फिर चलना सीखता है। अचानक से बच्चा तो कोई उठ के और
दौड़ने तो नहीं लगता है। पहले वो करवटें वगैरह लेना शुरू कर देता है, फिर अपने सर को उठाना, फिर इधर-उधर करवट मारना, फिर बैठना, फिर धीरे-धीरे किसी चीज़ के सहारे से वो खड़ा होना शुरू करता है और फिर वो चलना शुरू करता है। तो इसी प्रकार से एक बच्चे के अंदर विकास होता है। अब इसके आधार पर कुछ आपको प्रश्न पूछे जाएँगे। जब शिशु कोई क्रिया करने की कोशिश करता है, तो उसे कौन-सा विकास कहते हैं? जब कोई शिशु किसी भी क्रिया करने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ख जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी भी कह सकते हैं, सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रियात्मक विकास जब कोई शिशु किसी भी प्रकार के कार्य करने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्रियात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृद्धि वह शब्द है जिसका उपयोग निम्न में से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि विकास जो होता है शरीर में, ये शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि डैश तक ही निहित होती है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। तो ये क्या है? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि जो है वो रुक जाती है। विकास तो आप कर सकते हैं, क्योंकि विकास में भी कई प्रकार के विकास आते हैं। मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करें, तो वृद्धि शरीर का जो वृद्धि होता है, वो एक निश्चित समय तक आके रुक जाता है। इसे हम परिपक्वता कहते हैं। घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चित्रकारी करना क्रियात्मक विकास के कौन से विकास को दर्शाता है? यदि आप पेंटिंग करते हैं, तो ये क्रियात्मक विकास के किस विकास को दर्शाता है? तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को दर्शाता है। ख जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मानसिक विकास की कौन-सी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? वह सबसे प्रभावी होता है। मानसिक विकास मतलब हमारे दिमाग और हमारे सोच के विकास को हम कहते हैं। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, वह सबसे प्रभावी होता है। इसे हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। संवेदीगामक कहने का मतलब होता है एक ऐसा अवस्था जिसमें इंसानों या किशोरों के दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा होता है। वो अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, अपने सेल्स का उपयोग, अपने चक्षुओं का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं और वो सबसे प्रभावी भी होता है। इसे ही हम संवेदीगामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किशोरावस्था तूफान व तनाव की अवस्था है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में आपको 4 कारण बताने हैं। तो देखिए, हाँ, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था होती है, जिसमें निम्न कारण है। किशोरावस्था में सभी किशोरों के शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तन के कारण उनमें थोड़ा-सा तनाव आ जाता है। किशोर जब जीविका के चयन के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसी आयु में वो अपने कमाई और अपने जीवन के बारे में, बेहतर के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये सोच के उनका तनाव बढ़ जाता है, वो टेंशन में आ जाते हैं। मूड भी स्विंग जो होता रहता है, मिजाज का बदलना कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो किशोरों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। और ये किशोरावस्था का एक नेचुरल आप कह सकते हैं टाइम होता है, जिसमें माइंड स्विंग तो होता ही है, मूड स्विंग होता ही होता है। माता-पिता एवं मित्रों का भी दबाव एक कारण बन सकता है। दोस्त के भी दबाव हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों के दबाव हो जाते हैं कि बच्चा नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा। तो ये उनकी जो अवस्था होती है ना, उसमें तूफ़ान का काम करता है। तो आप इन 4 कारणों के माध्यम से किशोरावस्था को तूफ़ान एवं तनाव की अवस्था के बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पूर्वानुमान तकनीक होती है। नियोजन के संदर्भ में 4 चरणों का उल्लेख करना है आपको। देखिए, नियोजन का मतलब होता है सोच समझ के किसी प्लानिंग को बनाना। तो नियोजन के संदर्भ में आपको 4 कारणों को बताना है। तो सबसे पहले तो यदि आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो आपको उसके समस्या की पहचान करना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती है। इसके अलावा उसमें विभिन्न ऑप्शंस मतलब कि विकल्पों की पहचान करना है कि अगर इस कार्य में मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करके दूसरे कार्य को शुरू करना है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन को देखने के बाद आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और क्रियान्वयन मतलब किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की विधि तैयार करना है। एक रोड मैप तैयार करना है, जिसके माध्यम से आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पूर्वानुमान तकनीक होता है। इसमें आप ये 4 कारणों को बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रत्येक संसाधन का हमेशा एक विकल्प होता है। इस कथन की व्याख्या करें। तो प्रत्येक संसाधनों का हमेशा एक विकल्प होता है।
पहला तो पॉइंट ये है कि प्रत्येक संसाधन का एक विकल्प होता है, जिससे यदि कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता तो उसके जगह पर दूसरा विकल्प प्रयोग में लाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसे हमें जरूरत होती है, मतलब जिसकी जरूरत हमें बिल्कुल होती है लेकिन वो चीज उपलब्ध नहीं हो, तो उसके जगह पर हम दूसरे चीज का उपयोग कर लेते हैं। तो यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होते हैं, उनकी जगह पर जो हम दूसरा रिसोर्सेज या फिर किसी अन्य तरीके से उस कार्य को कर लेते हैं, इसका मतलब होता है उसके जगह पर दूसरा विकल्प को प्रयोग में लाना। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के विकल्पों का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर हमारे पास आम का पेड़ नहीं है और हमें लकड़ी चाहिए, तो अब हमारे पास तो आम का पेड़ का लकड़ी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे किसी पेड़ की लकड़ी से अपना काम चला लेंगे, क्योंकि विकल्प तो यही है ना, ऑप्शन तो उसका यही है कि इसके जगह पर हम इसके पेड़ की लकड़ी से काम चला लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दाग धब्बों के किन्हीं दो श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। ये VVI प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। दाग धब्बों की किन्हीं दो श्रेणियों का उल्लेख कीजिए, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो दाग धब्बों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि एक तो होता है वानस्पतिक धब्बे, दूसरा होता है जांतव धब्बे। वानस्पतिक धब्बे में चाय, कॉफी इत्यादि वगैरह आता है, ये इसके एग्जाम्पल के साथ है। और जांतव धब्बे में रक्त, मांस, दूध, अंडा इत्यादि आता है। हालांकि इसको हटाने के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि दाग धब्बों को हटाने के लिए कैसे उपयोग होता है। तो ये आगे के प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे दाग धब्बों की दो श्रेणी और उसके उदाहरण के बारे में जानना था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है, जिसका प्रयोग चटाई एवं टोकरी निर्माण में किया जाता था। बुनाई की चार विशेषताओं का वर्णन करना है। तो बुनाई की चार विशेषताएं निम्न प्रकार है। बुने हुए कपड़ों में सूत के दो सेटों को समकोण पर एक दूसरे में अंतर्ग्रंथित किया जाता है। मतलब बुने हुए कपड़ों में सूत के दो सेटों को, दो अलग अलग तरह के कपड़ों को या फिर एक ही तरह के कपड़े के दो अलग भागों को समकोण, मतलब कि सीधा एक दूसरे में सटा के उसे बिना जाता है या बुना जाता है। सूत का जो एक सेट है, जो दो बुने हुए जाने वाले कपड़ों की लंबाई निर्धारित करता है, ताना सूत कहा जाता है। ये एक नंबर का प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा, ताना सूत किसे कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा सूत जो कि पूरक फिलिंग सूत है, बाना कहलाता है। ताना और बाना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ताना बाना पूछता है तो ये 2 नंबर का हो जाएगा, और सिर्फ ताना पूछे या फिर बाना पूछे तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा बुने हुए कपड़ों में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ये ग्रेन भी जो है वो 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से आपके ये प्रश्न पूरे तैयार हो गए हैं। संचार मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। संचार के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो देखिए, संचार के 4 कार्य जो हैं, एक तो होता है सूचना देना, प्रोत्साहित करना, मनोरंजन के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये संचार के 4 कार्य होते हैं। संचार का मतलब होता है चीजों को विस्तारित करना, फैलाना, एक जगह से दूसरे जगह तक खबर पहुंचाना। तो संचार में बहुत सारी चीजें आती है, हालांकि मुख्य 4 कार्य की अगर बात करें तो सूचना देना ही होता है, किसी को प्रोत्साहित करना होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, शिक्षा की बात कर ले, प्रशिक्षण प्रदान करना, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देना, मौसम से जुड़ा जानकारी देना, ये सब संचार के 4 कार्यों के अंदर उल्लेखित होगा। समय प्रबंधन का क्या महत्व है? कोई 2 कारण बताइए। समय प्रबंधन नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन को पहले समझ लीजिए। समय प्रबंधन का मतलब होता है अपने पूरे दिन के समय को एक रूटीन बना लेना, रूटीन के अनुसार कम करना, कि मुझे 9 बजे ये करना, 10 बजे ये करना, 11 बजे ये करना, 12 बजे ये करना। उसके बाद आप उस टाइम टेबल को फॉलो भी करते हैं, तो आपका कम से कम समय में ना ज्यादा से ज्यादा काम हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, समय सीमित संसाधन है, इसे व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। समय जो है वो अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर उसे आप वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं करना है, इसे बर्बाद नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चरम भार अवधि क्या है? संक्षेप में समझाइए। तो चरम भार अवधि मतलब किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार अवधि कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा समय जिसमें काम सबसे ज्यादा होता है, काम करने के लिए आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं, या फिर अगर आपका काम का लोड जो होता है वो उस समय में ज्यादा होता है, जैसे प्रातः काल और रात्रि में भोजन के समय। तो इसे हम चरम भार अवधि कहते हैं। चरम भार अवधि का मतलब होता है कि किसी निश्चित अवधि में, किसी निश्चित समय में अधिक से अधिक मात्रा में आपको काम
मिल जाए तो इसे आप चरम भार अवधि के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दो प्रकार की गतिविधियों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। दो प्रकार की गतिविधियों के उदाहरण सहित के वर्गीकृत करने का मतलब है कि गतिविधियां क्या होती है। एक तो हमारा अनिवार्य कार्य है जो बहुत ही जरूरी होता है जिसे हमें करना ही है, और दूसरा है ऐच्छिक कार्य जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और इसी को हम वैकल्पिक कहते हैं। जैसे आपको प्रश्न में भी कई बार अथवा दिया जाता है, तो ये क्या होता है, वैकल्पिक ही होता है। या तो आप प्रश्न नंबर ऊपर वाला कर ले 1, या प्रश्न नंबर 2 कर ले, क्योंकि बीच में अथवा लिखा हुआ है। दोनों करना जरूरी नहीं होता है। तो अनिवार्य कार्य का मतलब होता है जिन कार्यों को हमें आवश्यक करना ही होता है, बहुत जरूरी होता है वो कार्य करना, जैसे कि दैनिक खाना बनाना, सफाई करना। दूसरा है साप्ताहिक, सब्जियां एवं फल खरीदना, घर पे लाना। तो ये सारे क्या होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं। वहीं पे अगर हम ऐच्छिक कार्य के बारे में बात करें, तो जिन कार्यों को हमारी खुद की मर्जी से करना होता है, जैसे कि घूमने जाना, कहीं हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ग्रीष्माकाश मतलब गर्मी छुट्टी में जा रहे हैं, ठंडे की छुट्टी में जा रहे हैं, या कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो ये हमारे मर्जी के ऊपर है कि हम जाएं या ना जाएं। पौधे लगाना, हालांकि पौधे लगाने को तो हम तो कहते हैं कि अनिवार्य कार्य में रख देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हर व्यक्ति इसे अनिवार्य कार्य के रूप में लेना शुरू कर दे, तो हमारे इन्वायरमेंटल का जो सिस्टम है ना, इकोसिस्टम है, या फिर कहिए कि जो धीरे-धीरे जो गर्मी बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो हमारे अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्यों में आता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक निश्चित अवधि में मानवीय जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों और सेवाओं का प्रवाह वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय को बढ़ाने के कोई 6 उपाय के बारे में बताना है। देखिए, वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए 6 उपायों को बताना है। तो आपको लिखना है, वास्तविक आय को बढ़ाने के 6 उपाय निम्न प्रकार से। पहला उपाय क्या है, अपने जमीन पर उत्पादन करना। आपके पास जो भी जमीन वगैरह है उसके ऊपर आप खेती वगैरह करें, उत्पादन करें, जिससे आपके आय में वृद्धि होगा। दूसरा है किचन गार्डन व्यवस्थित करना। किचन गार्डन कहने का मतलब होता है ऐसी सब्जियों का खेती करना जो किचन में उपयोग होता है। आलू, गोभी, मटर, चना, मशरूम, ये सारी चीजों का आप खेती कर सकते हैं। घर पर कपड़े सिलना, ये भी एक अच्छा व्यवसाय है जिसके माध्यम से आप अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सामुदायिक साधनों का इस्तेमाल करना, जैसे कि पार्क, लाइब्रेरी, सड़कें आदि। इससे आप अपने आय को बचत करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। पांचवा है ट्यूशन देना, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ा के भी आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। और छठा नंबर है घर के अतिरिक्त कमरों को किराए पर दे देना। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, तो आप जिस कमरे में रहते हो या जो आपकी जरूरत के कमरे हैं, इसके अलावा के बचे हुए कमरे को आप रेंट पे दे सकते हो, जिससे आपके इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों के उपयोग के दिशा निर्देश क्या हैं? खाद्य पिरामिड को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, 3 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य पिरामिड पूछे जाने की संभावना इस बार है। तो आपको बताना है प्रत्येक खाद्य वर्ग से एक खाद्य पदार्थ का चयन आपको करना है। 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में ज़्यादातर होता है। अगर 3 भागों में खाद्य पिरामिड है, तो समझिए उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे पदार्थों को संलग्न किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, वसा, फाइबर, प्रोटीन इत्यादि होते हैं। अगर 5 वर्गों में है, तो आपको देखना है कि उसमें आपको कुछ पेयजल वगैरह भी ऐड कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी वर्ग हैं ना, इन सभी में से कुछ ना कुछ एक खाने की चीजें आपको ऐड करना है। इसके अलावा आरडीए के अनुसार सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होना आपके शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि अ, एक भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी चीज की कमी हो जाती है ना, तो ऐसे में आपको किसी न किसी प्रकार के रोग से जूझना पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य को प्रोत्साहित एवं व्यवस्थित होना। स्वास्थ्य को मतलब अपने हेल्थ को आप बिल्कुल, अब देखिए कभी-कभी क्या होता है कि इतनी चीज़ खाने के बावजूद भी लोग ना बीमार-बीमार से रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज़ करना है, खुद को प्रोत्साहित करना है, व्यायाम करना है, वज़न को व्यवस्थित रखना है, ज़्यादा शरीर के वज़न को नहीं बढ़ाना है। अगर शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी रोग आपके शरीर में आ सकते हैं। तो संतुलित आहार तैयार करने के लिए आपको ये जितने भी खाद्य वर्ग दिए गए हैं, क्योंकि आपको चित्र सहित समझाना है, तो ये हमारा चित्र है, आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। और चित्र के जितने भी खाद्य सामग्री है, इन सभी में से एक-एक चीज़ों को आपको इसमें संलग्न करना है, तभी आपका वो संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट तैयार हो पाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किशोरावस्था में होने वाली खान-पान संबंधी
कोई एक विकृति का नाम बताया। याद रखिएगा, विकृति का मतलब होता है बीमारी, परेशानी। आपको एक विकृति अर्थात बीमारी का नाम बताना है और इस विकृति से बचाव के आपको 2 उपायों को भी बताना है, कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाली खान-पान संबंधी एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक विकृति हो सकता है और ये कई बार हमने पढ़ भी रखा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव के उपाय के बारे में जान लीजिए। माता-पिता द्वारा किशोरों को पौष्टिक आवश्यकताओं को समझना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार के खान-पान की ज़रूरत है, किस प्रकार से उसे संतुलित आहार देना है, उन्हें पौष्टिक आहार देना है, उन्हें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। किशोरों का जंक फूड में कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। आजकल के किशोर जो हैं ज़्यादातर जंक फूड के ऊपर बेस हो जाते हैं। उनको बाहर के खान-पान ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये जंक फूड से बचना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही किशोर एवं किशोरियों को एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे विकृति हो जाता है, बीमारी हो जाता है। निवेश से आप क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं? विवेकपूर्ण निवेश के कोई 4 सिद्धांत को समझाना है। तो देखिए, निवेश जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी का उपयोग करना होता है, अधिक उत्पादन के लिए, अधिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए धन का उपयोग करना होता है। बचत को इस तरह उपयोग करना जिसके फलस्वरूप निवेश लाभकारी हो, आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फायदेमंद हो। तो देखिए, विवेकपूर्ण निवेश में आप बता सकते हैं कि मूल राशि की सुरक्षा, जो हमारा अमाउंट होता है, उसका हम सुरक्षा करें। अगर मान लीजिए हमारे पास ₹5000 अब हम किसी बिज़नेस को कर रहे हैं, बिज़नेस में हमने ₹5000 लगा दिया। अब हमारे पास इस 5000 से प्लस में ₹1000 प्रॉफ़िट हुआ है, तो ये टोटल 6000 हो गया। तो हमारा मूलधन तो 5000 था। अब हम इसको सुरक्षित करके इस 1000 के ऊपर दाँव खेल सकते हैं। इसलिए कहते हैं मूल राशि की सुरक्षा होनी चाहिए। प्रति लाभ की तर्कसंगत दर, जितने भी हमें फ़ायदा हो रहा है हमारे बिज़नेस में, उसको सही से समझना और सही से इन्वेस्टमेंट करना है। तरलता, इसका उपयोग संपत्ति को त्वरित और कुशलता से खरीदने या बेचने की क्षमता को दर्शाता है। तरलता का मतलब होता है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को सही तरीके से देख सुन के खरीदना और फिर उसे फायदे में बेचना। वैश्विक स्थितियों के प्रभाव की मान्यता, ये जो ग्लोबलाइजेशन है जिसके कारण आज पूरी दुनिया, पूरी विश्व एक छत के नीचे आ चुका है। तो इस स्थिति में आपको बड़ी सोच समझ के ना अपने व्यापार को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते, अब लोगों को ऐसा नहीं है कि खबर नहीं होता है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। हर आदमी को हर जगह का खबर होता है और मिनटों में ये खबर पहुँच जाता है। पहले की तरह नहीं है कि खबर आते-आते ही साल 2 साल लग जाता था। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं? कार्य पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है? देखिए, कार्य सरलीकरण कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना होता है। किसी भी काम को सही तरीके से करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न तो ये भी तैयार हो जाता है, ताकि कम से कम समय एवं शक्ति का व्यय करना पड़े। अगर आप सभी कुछ को ना एक सुचारू रूप से स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, तो इसमें आपके स्टेमिना का भी बचत होता है, शक्ति का भी बचत होता है, साथ ही साथ समय का भी बचत होता है। अगर आप प्रबंधन करते हो ना, तो प्रबंधन के माध्यम से ना आपका समय और शक्ति दोनों जो है वो बचता है। कार्य पद्धति में निम्न प्रकार परिवर्तन लाकर कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। हाथ एवं शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर, हाथ एवं शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर कहने का मतलब है कुछ ऐसे काम जो हम अपने हाथों से ही करते हैं, शारीरिक अंगों से ही करते हैं, तो उनमें परिवर्तन लाकर मतलब कि अब कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें उठाना है, तो उसे हम हाथ मोड़ के ही उठा सकते हैं, पैर से चल के उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारे अंगों की गतिविधियों के अंदर आता है। कार्य संसाधनों में संग्रहीकरण तथा उपकरणों में परिवर्तन लाकर, कार्य संसाधन का मतलब है रिसोर्सेज, जो हम वर्क रिसोर्सेज करते हैं उनके मशीनों में आप कह सकते हैं, उनके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाकर। आजकल के समय में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं उसमें ज्यादातर काम जो है वो मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ तक कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर कोई चिप्स की कंपनी है, तो वहाँ पे आलू से छीलने से लेके आलू के चिप्स को छानने, पैक करने, सब कुछ कंपनी में मशीनों के द्वारा ही होता है। तो ये उपकरणों में परिवर्तन लाकर कार्य को सरल किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम प्रयोग
संसाधन प्रबंधन कहलाता है। घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। देखिए, घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांत के अनुसार हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन-कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहला तो है स्वरूप, मतलब रूप और रेखा। किसी वस्तु का बाह्य आकार या संरचना ही उसका स्वरूप कहलाता है। जो वस्तु आप बाहर से देखते हो, जो आपको बाहर से दिखता है, वही दिखावट जो है उस वस्तु का स्वरूप कहलाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रभाव, घर के संदर्भ में प्रभाव का तात्पर्य उस मानसिक छाप प्रभाव से है जो घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। प्रभाव मतलब, अब जो देखिए स्वरूप आपने देखा है किसी का, बाहर से जो आपने देखा है वो आपके मन में किस प्रकार से छाप छोड़ रहा है, यही हमारा प्रभाव है कि उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ रहा है, तो प्रभाव कहलाता है। तीसरा है एकांतता। एकांतता स्थान नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसका घर के लिए डिजाइन तैयार करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांतता का मतलब होता है प्राइवेसी। अब घर में अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है, तो एक समय में आप उस घर से ही बोर होना शुरू हो जाओगे। मतलब अब जैसे बेडरूम वगैरह जो होता है, बेडरूम एक प्राइवेसी वाली जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे लोग आराम से सो सकें। अब ऐसा नहीं है कि मेन हॉल, मेन गेट से जुड़ा हुआ आपका बेडरूम है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आपको देख रहा है। तो नहीं, एकांतता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपके घर के लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा हो। जब इंजीनियर वगैरह घर के डिजाइन तैयार करो तो उस समय एकांतता काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक या कम होना, दोनों ही स्थिति व्यक्ति के लिए कुपोषण की समस्या उत्पन्न करती है, और भारत में हम दोनों ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब देखिए, पोषक तत्वों की कमी होने से भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, और पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होने से भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप बड़े-बड़े शहरों में एक बार घूम के आओ, तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये सही से खाना नहीं खा रहे। वहीं पे आपको कुछ ऐसी महिलाएं और उनके साथ में चलता हुआ छोटा फुटबॉल दिख जाएगा, हाथी टाइप का, जो ऐसा लगता है कि ये खाने के लिए ही जिंदा है। मतलब पूरे दिन ही खाता रहता है, और खासकर आप जब सड़क पे चलोगे ना, तब भी वो बच्चा और महिला आपको खाते हुए नजर आएगी। और ऐसा अगर आपको एग्जाम्पल में देखना है तो आप मोमोज वगैरह के दुकान पे चले जाओ, वहां पे आपको ऐसे ऐसे महिला पुरुष देखने को मिलेंगे। मैंने तो एक बार एक ऐसे पुरुष को देखा है दिल्ली जैसे शहरों में, कि वो स्कूटर पे बैठे हुए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि स्कूटर पे बैठे हुए हैं, स्कूटर उनके अंदर घुस गया है। मतलब इतना मोटा आदमी, जिनके पैरों से पूरा स्कूटर ढक रखा हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्यों होता है? तो ये इसी कारण से होता है, या तो पौष्टिक तत्वों की कमी हो, या फिर पौष्टिक तत्वों की बहुत ज्यादा बृहत मात्रा में मौजूदी हो। तो ये होता है। तो कुपोषण किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से कम या अधिक पोषक मिलने की स्थिति में कुपोषण कहते हैं। समझ लीजिए, कुपोषण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से कम या अधिक पोषण मिलने की स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। भारत में ये क था, कुपोषण क्या है? अगर ये पूछेगा तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप ये बताएँगे। दूसरा है, भारत में पोषण संबंधी समस्या के 3 प्रमुख कारण समझाइए। हमारे भारत में ये जो कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो पहला तो कारण इसका है गरीबी। यहाँ पे गरीबी बहुत है। भारत में गरीबी बहुत है, और गरीबी का मुख्य कारण यहाँ का करप्शन है, यहाँ के नेताजी हैं, यहाँ का सिस्टम है, जिसके कारण यहाँ पे सही मात्रा में लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता न होना। भोजन ही उपलब्ध नहीं है, जो चीजें उन्हें संतुलित आहार में चाहिए वो उपलब्ध ही नहीं है। तीसरा है अज्ञानता, मतलब जानकारी ही नहीं है। अज्ञानता का मतलब है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, उन्हें इंफॉर्मेशन की कमी है, इस कारण से भी कुपोषण होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना। अपने शरीर को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके लोग जागरूक नहीं रहते हैं, बीमारी से बचने के उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो मन है वो खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करने में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है तुम्हारी सहेली कविता पेट संबंधी बीमारी से ग्रस्त हो गई है। आपको
उसके जल को शुद्ध करने की किन्हीं 4 घरेलू विधियों के बारे में विस्तार से बताना है, ताकि वो शुद्ध जल पी के अपने पेट की बीमारी को समाप्त कर सके। तो देखिए, जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ जो हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले है कि आप पानी को उबाल लीजिए, उबाल के उसको छान के पीजिए। दूसरा है कि आप उसे क्लोरीन मिला के और उसके अंदर मौजूद परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस को मार सकते हैं। क्लोरीन मिला के आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा है छानना। जल को शुद्ध करने के लिए हमें छानने की विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा सबसे कारगर विधि है आरओ। आप घर में अपने आरओ का उपयोग कर सकते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रकार से काम करता है और यह एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, एक सिस्टम है, जो पीने के पानी में घुल चुकी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध अथवा पीने लायक बनाता है। तो ये 4 पॉइंट है। पहला तो उबालना, क्लोरीन मिलाना, छानना और आरओ लगाना। इस विधि के माध्यम से आप अपने घर में मौजूद पानियों को सही तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। दाग धब्बे हटाने की 4 तकनीकों को विस्तार से समझाइए। तो यदि आप दाग धब्बे हटाना चाहते हैं तो आपको वो 4 तकनीक, ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा, VVI है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है खुरचना। खुरचने के द्वारा आप दाग धब्बों को हटा सकते हैं जो कपड़ों की सतह पर जम जाता है। ऐसे जमे हुए धब्बों को आप चाकू द्वारा हल्के से खुरच कर फिर झाड़ कर साफ कर सकते हैं। दूसरा है डुबोना। दाग धब्बे हटाने के इस तकनीक में कपड़ों को दाग धब्बे वाले हिस्से को कपड़ों की प्रकृति के अनुरूप लिए गए अभिकर्मक, मतलब कि सर्फ वगैरह जो होता है उसमें डुबोया जाता है और फिर उसे रगड़ के उसके दाग धब्बों को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा है स्पंज से साफ करना। इस तकनीक में कपड़े के दाग धब्बे वाले भाग को एक समतल सतह पर ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर फैलाकर रखा जाता है और फिर दाग धब्बे वाले भाग पर स्पंज की सहायता से अभिकर्मक लगाया जाता है और इससे भी दाग धब्बे कपड़ों पर से हट जाते हैं। और तीस सबसे जो लास्ट वाला चौथा है वो ड्रॉपर विधि है, सबसे कारगर विधि है। दाग धब्बे हटाने की इस विधि में दाग धब्बे लगे कपड़ों को एक कटोरे पर फैला दिया जाता है। उस पर दाग धब्बे पर ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद अभिकर्मक डाला जाता है और इससे धीरे धीरे वो दाग धब्बे कपड़े से खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वस्त्रों का संग्रहण अथवा भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों को बताना है। तो देखिए, वस्त्रों का संग्रहण या भंडारण मतलब कि जब भी उसको हम संभाल के रखते हैं उस समय किन किन प्रकार की सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला तो है भंडारण से पूर्व कपड़ों को ठीक से सुखाना चाहिए, कपड़ों के ऊपर ब्रश करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, दाग धब्बे हटाना चाहिए, कपड़ों की मरम्मत करनी चाहिए, जेबों के अंदर से बाहर उल्टा किया जाना चाहिए, इसके बाद प्रेस करना चाहिए, मॉथवॉल्स अर्थात नीम की पत्तियां आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि कपड़े के अंदर कीड़े मकोड़े ना जमा हो सके। तो ये कुछ प्रकार की सावधानियां हैं जो आपको वस्त्रों का भंडारण करते समय ध्यान है। तुम्हारी सहेली रेनू के दांत एवं हड्डियां कमजोर हैं एवं सर की अस्थियां विकृत है, माथे की अस्थियां आवश्यकता से अधिक उभरी हुई है। तो इस रोग का नाम आपको बताना है। तो देखिए, रिकेट्स इस रोग का नाम हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो गया। और अब इसमें बताना है उपरोक्त रोग को रोकने के लिए अर्थात इस बीमारी को रोकने के लिए 3 उपाय क्या-क्या किए जा सकते हैं। तो पहला तो है समुद्री आहार का सेवन करो। समुद्री आहार का मतलब कि आप समुद्री आहार में क्या होता है, समुद्री मछली हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब चीजें खाओ, क्योंकि सूर्य की किरणों के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन डी आपको रिकेट्स जैसे रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। अंडे का पीला वाला भाग और मशरूम इत्यादि आपको खाना चाहिए, इससे भी आपको इस तरह के रोग से छुटकारा प्राप्त होता है। प्रश्न हमारा कहता है स्वास्थ्यता क्या है। तो स्वास्थ्य शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को स्वास्थ्यता कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है उपरोक्त रोग को रोकने के लिए 3 उपाय को बताइए। हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, ये जरूरी भी है। अशक्तता का भय कम हो जाता है, फुर्ती और चुस्ती शरीर में बनी रहती है, लचक में सुधार आता है, आपका शरीर काफी फुर्तीला और लचकदार हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, खासकर जब बात रिकेट्स की आती है। तो रिकेट्स कोई छोटी बीमारी नहीं है। जो रिकेट्स में कई बार लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हड्डियों को मजबूत बनाना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होगा। फुर्ती और चुस्ती रखना होगा, लचक में सुधार करना होगा। प्रश्न हमारा कहता है तनाव क्या है। तनाव वह मानसिक स्थिति है जो कि मन पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव द्वारा बनती है। हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे
जो भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव के कारण दिक्कतें उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, उसे हम तनाव कहते हैं। तनाव को रोकने के कई सारे तरीके हैं, 8 तरीकों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें सकारात्मक सोच है, अपने सोच को पॉजिटिव रखें, रचनात्मक कार्य करें, व्यायाम और योग ज़रूर करें, ध्यान लगाना, प्रसन्नता, खुद को खुश रखें, दिनचर्या में बदलाव, गाना-वाना गाएँ, संगीत वगैरह करें, पढ़ने की आदत डालें, इससे आपके तनाव में कमी आएगी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किशोर कपड़ों का चुनाव करते समय फिटिंग और फैशन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो देखिए, ये जो फैट्स होता है, फैट्स एक फैशन ऐसा फैशन है जो सब मतलब ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं होता, मतलब ट्रेंडिंग में आता है और फिर चला जाता है। जैसे कि हॉट पैंट वगैरह है। आपने देखा होगा लड़कियों को, ये हॉट पैंट वगैरह, छोटे-छोटे पैंट या फिर बैगी पैंट, इतना तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हॉट पैंट के बारे में तो मैंने सुन रखा है। हॉट पैंट वगैरह आते हैं, छोटे-छोटे जीन्स के पैंट होते हैं। ये खासकर आपको बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। किशोरों के वस्त्रों के चयन से संबंधित कोई 8 सुझाव दीजिए। देखिए, पहला तो आपका होगा कि वस्त्र जो होते हैं, किशोरों के शारीरिक आकार और लंबाई के अनुरूप होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े किशोरों के ऊपर जचता नहीं है। वो उनके ना फैशन को खराब कर देता है। वस्त्र जो है वो किशोरों के रंग के अनुरूप होना चाहिए। इस पे बहुत ही अच्छी लाइन आ सकती है कि हमेशा ना अपने रंगों को देख के कपड़ों का कलर चयन करना चाहिए। कई बार ऐसे कपड़े लोग चयन कर लेते हैं कि अजीब-सा दिखना शुरू हो जाते हैं, और कपड़ा ऐसा लीजिए जो धोने में आसान हो, बहुत ज़्यादा मतलब धोने में कठिनाई ना हो, मुलायम और लचीले होने चाहिए। तो ये 4 थे, और 4 ये हैं कि विभिन्न अलंकरणों में सुसज्जित होना। जब भी कपड़ा पहने तो वो अच्छा लगे, सुसज्जित लगे, आसानी से पसीना सोखने वाले वस्त्र होने चाहिए। डिज़ाइन ऐसा हो जिससे गति में बाधा ना हो, मतलब खेलने-कूदने या फिर किसी प्रकार के काम में दिक्कत ना हो, आरामदायक हो, फिटिंग हो, फैशनेबल हो। तो कपड़ों के बारे में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आपने देखा होम साइंस जीव विज्ञान सिंपल पेपर नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि क्लास 11th के जो सिंपल पेपर आज आप लोगों के लिए बनाया गया है, वो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।